हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर सेंट्रल फोर्स मोशन का, जिसमें हम इफेक्टिव पोटेंशियल, उसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे। फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इन डिटेल वे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर सेंट्रल फोर्स मोशन का। सेंट्रल फोर्स मोशन, इन सेंट्रल फोर्स मोशन the motion of a particle is governed by conservation of energy and conservation of angular momentum. Conservation of energy and conservation of angular momentum. So to understand orbital motion clearly, orbital motion को समझने के लिए हमें required होगी effective potential और Bariel's theorem. These concepts extremely important in planetary motion, atomic physics, astrophysics, satellite mechanism and quantum mechanics. So effective potential समझने के लिए हमें पता है V इफेक्टिव, हम इसको क्या लिखते हैं एक्चुअल में, देखो मैं बताता हूँ। V इफेक्टिव इज इक्वल टू पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ R प्लस L स्क्वायर अपॉन 2m R स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव पोटेंशियल। अब इसको समझते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल हमें जरूरत क्यों पड़ी। इन सेंट्रल फोर्स मोशन द पार्टिकल मूव्स इन टू डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन एंड एंगुलर मोशन। रेडियल मोशन इन सेंट्रल फोर्स मोशन पार्टिकल हैज अ टू डायरेक्शन, वन एक तो रेडियल डायरेक्शन है और दूसरा एंगुलर मोशन है। रेडियल मोशन और दूसरा एंगुलर मोशन है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग बोथ सेपरेटली, इफेक्टिव पोटेंशियल कंबाइंस, इफेक्टिव पोटेंशियल कंबाइन करता है पोटेंशियल एनर्जी को भी और एंगुलर इफेक्ट को भी। पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर इफेक्ट इनटू वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी में। थस द कॉम्प्लिकेटेड टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल प्रॉब्लम becomes equivalent to one dimensional radial motion. Means effective potential टू डायमेंशनल प्रॉब्लम को वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में बना देता है और हेल्प करता है स्टडी करने में। द टोटल एनर्जी इन सेंट्रल फोर्स मोशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लिखे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। सो यूजिंग एंगुलर मोमेंटम 1/2 m r स्क्वायर थीटा डॉट। सो थीटा डॉट की जगह l स्क्वायर अपॉन m r स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का एक तो रेडियल काइनेटिक एनर्जी प्लस एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन ड्यू टू रोटेशनल मोशन प्लस ड्यू टू टोटल एनर्जी। सो तीन एनर्जी की टर्म आ रही है, एक तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। सो डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल हम जो मैं पहले ऑलरेडी लिख चुका हूं, इफेक्टिव पोटेंशियल यू आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। Thus energy equivalent becomes kinetic energy plus U effective. This resembles one dimensional problem, means ये resemble कर देता है हमको one dimensional problem में। और फिजिकल मीनिंग समझे इफेक्टिव पोटेंशियल का, तो एक्चुअल इंटरेक्शन पोटेंशियल मींस इफेक्टिव पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्चुअल इंटरेक्शन पोटेंशियल प्लस सेंट्रीफ्यूगल रिपल्सन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। मींस एक्चुअल इंटरेक्शन पोटेंशियल मींस जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के बीच में वो रिप्रेजेंट करा, प्लस सेंट्रीफ्यूगल रिपल्सन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम मींस जो एंगुलर मोमेंटम के कारण सेंट्रीफ्यूगल रिपल्सन आ रहा उसको रिप्रेजेंट करा। तो सेकंड टर्म हम कह सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर एक्ट लाइक अ रिपल्सिव बैरियर प्रिवेंटिंग द पार्टिकल फ्रॉम कोलैप्सिंग इनटू द सेंटर। मींस सेकंड टर्म हमें जो हम कह रहे हैं ना एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, ये एक प्रकार से कह सकते हो लाइक अ रिपल्सिव बैरियर जो प्रिवेंट कर रहा है पार्टिकल को सेंटर में कोलैप्स होने से। मींस सेंटर में जाके टकरा ना जाए, ये प्रिवेंट कर रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल टर्म जिसको कह रहा है ना एल स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, मींस ये हेल्प कर रहा है पार्टिकल को रोटेट करने में। और ये सेंट्रीफ्यूगल टर्म जीरो हो जाए ना तो पार्टिकल सेंटर की ओर खींच जाएगा, या तो सेंटर से बाहर रेडियली इनवर्ट या फिर रेडियली आउटवर्ट चला जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटी होगी। इफेक्टिव पोटेंशियल फॉर इनवर्स स्क्वायर, इफेक्टिव पोटेंशियल फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स एफ आर इज इक्वल टू माइनस के बाय आर स्क्वायर। So UR is equal to minus K by R. So effective potential minus K by R plus L square upon 2m R square. So effective potential हमारा क्या हो जाएगा माइनस K by R plus L square upon 2m R square.
सो इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, सो इफेक्टिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ जो कि वेल नोन ग्राफ है और ये ऑलरेडी हम कई बार ऑलरेडी इसको प्लॉट कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हम इसको प्लॉट करे थे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के टाइम पे। सो ये बता रहे हैं जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस और क्लोज आता जाएगा, तो अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन होने लगेगा। मींस इनिशियली क्या है, पार्टिकल का अट्रैक्शन है, और अगर तुम पार्टिकल को और ज्यादा बहुत क्लोज ले आओगे तो एक पॉइंट के बाद वो रिपल्सन स्टार्ट कर देगा, और ये पॉइंट आर इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। मीन यहाँ तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन का डेल यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो, मींस डेल यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो फॉर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। फॉर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए एक कंडीशन है, दिस गिव्स इक्विलिब्रियम रेडियस, मींस ये देता है इक्विलिब्रियम रेडियस को। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी डेल स्क्वायर यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल स्क्वायर यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। इस पॉजिटिव सेकंड टर्म डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल ऑर्बिट को, और नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल ऑर्बिट को। मींस अगर हमारा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा मींस स्टेबल ऑर्बिट, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा मींस ये अनस्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन है। अब इसके बाद मिनिमम एनर्जी फॉर गिवन एंगुलर मोमेंटम, मींस सर्कुलर ऑर्बिट में डेल यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ ले तो, और इसमें नेट गेट जस्ट टीएफआर वगैरह में तो इससे तो भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं। सो फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड यू इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस के बाय आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। सो डेल यू इफेक्टिव अपॉन डेल आर इज इक्वल टू के बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2mr। डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको इक्वल टू में जीरो पुट कर देंगे, तो इसके बाद हमें आर नॉट की वैल्यू मिलती है एल स्क्वायर अपॉन एम के। सो आर नॉट की वैल्यू आती है एल स्क्वायर अपॉन एम के। सो आर नॉट इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के, और इसके बाद इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे एनर्जी में, टोटल एनर्जी में। सो हमें जाके एनर्जी मिलती है, हेंस मिनिमम एनर्जी एम के स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। सो मिनिमम एनर्जी एम के स्क्वायर माइनस एम के स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर। और ये फिजिकल मीनिंग ऑफ मिनिमम एनर्जी, फिजिकल मीनिंग क्या है मिनिमम एनर्जी का, फॉर फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, फॉर फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर, फॉर fixed angular momentum circular orbit has a minimum possible energy, circular orbit has a minimum possible energy, any increase in energy changes orbit into ellipse, means कुछ भी एनर्जी में इंक्रीज वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है ऑर्बिट को इनटू इलिप्स। मींस थोड़ा सा भी एनर्जी प्रोवाइड या कम या ज्यादा होगा तो वो सर्कुलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलिप्स में हो जाएगा। इफेक्टिव पोटेंशियल डिटरमाइंस अलाउड मोशन रीजन, मींस इफेक्टिव पोटेंशियल डिटरमाइंस करता है अलाउड मोशन रीजन का। बेरियल थ्योरम की बात करें, सो बेरियल थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बेरियल थ्योरम गिव्स द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, गिव्स द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ बाउंडेड सिस्टम। किसके लिए, बाउंडेड सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल है। और स्टेटमेंट के बाद इफ फोर्स लॉ, इफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी n/2 की पावर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसमें एवरेज टी एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और यू एवरेज एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है। वेरियल थ्योरम फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या है माइनस के बाय आर, तो और हमें पता है आर की पावर एन, मींस यहाँ एन कितना है -1, तो हम बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज n/2 टाइम्स, मींस n इज हमारा 1/2 टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू u/2 टाइम्स u/2 टाइम्स मींस नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मींस टोटल एनर्जी इज u/2 और माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। अब फिजिकल मीनिंग ऑफ बेरियल थ्योरम को समझा। फिजिकल मीनिंग हमें बेरियल थ्योरम हमें क्या बता रहा है,
So Verial theorem explains energy distribution in bound system. Means Verial theorem explain कर रहा है energy का distribution in bound systems में. और ग्रेविटेशनल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है. ग्रेविटेशनल सिस्टम्स में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है. काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है. सो बाउंड सिस्टम हैव अ टोटल एनर्जी नेगेटिव. सो हमें वेरियल थ्योरम एक्सप्लेन करा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से. बाउंडेड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो बाउंड सिस्टम हैज अ टोटल एनर्जी नेगेटिव है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टार्स, गैलेक्सीज, एटॉमिक सिस्टम्स और मॉलिक्यूलर सिस्टम्स वगैरह में. अब इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें वेरियल थ्योरम की, तो ये डिटरमाइन करता है स्टेलर टेम्परेचर में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी ऑफ गैलेक्सीज, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, प्लाज्मा फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में और एस्ट्रोफिजिक्स में हम वेरियल थ्योरम का यूज करते हैं. अब इसके बाद थोड़ा ग्रेविटेशनल चैप्टर के बारे में भी वो थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते, क्योंकि कई बार बेसिक चीजें पूछ लेते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर की, तो उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे एक हमारे दिमाग में रफ पिक्चर दिमाग में रहे. जिसके बाद हम कंपैरिजन कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को लास्ट में कंपैरिजन भी कर लेंगे. सो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स. मींस ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मासेस. मींस हर एक मास बॉडी अट्रैक्ट करते एवरी अदर मास बॉडीज को. रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेनेटरी मोशन, फॉलिंग बॉडीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स. मींस ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं. दूसरा बॉडी जो अपने अर्थ पे फॉल कर रहे होते हैं वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स. और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मींस m1 m2 and inversely proportional to square of the distance. So force is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to r square. Means g force is equal to g m1 m2 by r square. Force is equal to g m1 m2 by r square. So means force increases with masses. Means force increase करेगा with masses. Force depends rapidly with distance and always attractive in nature. अब इसके बाद दूसरा हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना है. ग्रेविटेशनल फील्ड मींस कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का किस रेंज तक उसका इफेक्ट है. जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि किसी चार्ज का किस रेंज तक उसका इफेक्ट है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी. ऐसी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है. ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. मींस यूनिट मास को अगर उस पॉइंट पर प्लेस करें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड G इज इक्वल टू F बाय M, जिसको हम GM बाय R स्क्वायर. सो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. मींस ये इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द अट्रैक्टिंग मासेस. सो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? अट्रैक्टिंग. डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द अट्रैक्टिंग मासेस. और इसके बाद अगला है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is the work done per unit mass in bringing gravitational potential is the work done per unit mass in bringing a mass from infinity to that point. So gravitational potential क्या है कि किसी बॉडी को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको V is equal to minus gm by r. इसका फिजिकल मीनिंग समझे. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्टिव इन नेचर. लोअर पोटेंशियल मींस स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग. मींस अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल कम है मींस वो स्ट्रॉन्गली बाइंड है, और अगर किसी सिस्टम की पोटेंशियल ज्यादा है मींस वो स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं है. अब इसके बाद एक और होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू मासेस टू इन्फिनिटी. मींस जैसे दो बॉडी हैं, एक ये बॉडी, इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं.
नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स बाउंड सिस्टम, मींस नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है बाउंड सिस्टम के बारे में। अगला है एस्केप वेलोसिटी। ये सब हम बेसिक बेसिक डेफिनेशन पढ़े, डिटेल वे में तो हम फिर कभी पढ़ेंगे। बस मेरा एक ये मोटो है कि ग्रेविटेशनल का भी एक हमें मोटो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स पता हो कि सब ये होता क्या है। इसके वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट रिटर्निंग, मींस किसी पार्टिकल को हम कितनी मिनिमम स्पीड से दें कि वो पार्टिकल दोबारा वापस ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए, उसी को हमने एस्केप वेलोसिटी का। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट रिटर्निंग इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला √2gm/r, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2gr, √2gr, √2gr। और फिजिकल मीनिंग की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, मींस इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन प्लैनेट मास एंड रेडियस। सो ये इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ अ बॉडी, डिपेंड्स ऑन प्लैनेट मास एंड रेडियस ओनली। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करें, जो जो अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं, उनके अराउंड मूव करने के लिए जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। सो इसका फॉर्मूला क्या है √gm/r, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी √g/r। और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो अब इसके बाद इसका फिजिकल मींस वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इन ऑर्बिट, मींस कितना वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा सैटेलाइट को मूव करने के लिए ऑर्बिट में। बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस ये बैलेंस है बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ रहे। लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, प्लैनेट्स मूव्स इन सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस, मींस सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करेंगे जिसमें सन एक वन ऑफ द फोकस है इलिप्टिक्स का। सेकंड लॉ क्या था, लॉज ऑफ एरिया, मींस इक्वल एरिया स्वीप्ड आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस हर एक प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। थर्ड लॉ क्या बताता है, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, मींस स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ अ पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस। और ये क्या बताता है, डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ प्लैनेट, मींस ये डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स को। ड्राइव फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, और ये ड्राइव कहां से हुआ, न्यूटन्स लॉ से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g is equal to small g is equal to gm/r square, so means acceleration experienced by falling bodies, means कितना acceleration experience करते हैं by falling bodies, varies with height and depth, और ये vary करती है with height and depth। so इसका फॉर्मूला with respect to height, और ये कब वैलिड है, जब height is very very less than as compared to radius। so small g at height हमारे लिए क्या हो जाएगा, small g is equal to g1-2h/r, और इन डेप्थ में जाएंगे तो स्मॉल g इज इक्वल टू g1-d/r। सो इसके कंक्लूजन की बात करें, सो ग्रेविटेशनल governs motion of celestial bodies, always attractive and long range force, central force obeying inverse square law, and basis of astrophysics and satellite motion। सो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में भी एक रफ आइडिया ले लिया, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कंपैरिजन। सो इन दोनों का नेचर की बात करें हम, इनके नेचर की बात करें हम, नेचर की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है। लॉ की बात करें तो ये न्यूटन्स लॉ है, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ है। फॉर्मूले की बात करें सो gm/r², और इसके लिए क्या है 1/4πε0 q1 q2/r²। डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पे, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वेरी वीक होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ वेरी वीक होती है, और कूलम्बिक फोर्स की स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रांग होती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज के लिए है, यस,
और ये भी लॉन्ग रेंज के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो फॉर लॉन्ग रेंज। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें सो यू इज इक्वल टू माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, और इसका पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। सीडलिंग पॉसिबल ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए नहीं है, और कूलम्ब्स के लिए पॉसिबल है। कंजर्वेटिव फोर्स, यस, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बोथ आर कंजर्वेटिव। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेंट्रल फोर्स बोथ हैं, यस। फील्ड सोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में फील्ड सोर्स का मास है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। एप्लीकेशन प्लेनेटरी मोशन और एटॉमिक फिजिक्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज, both are inverse square law force, both are inverse square law forces, both are central and conservative forces, both obey superposition principle, both produce conic section orbits, both satisfy Varial theorem। अब इसके बाद फॉर्मूला समरी, U effective is equal to UR L square upon 2 MR square, total energy 1/2 M R dot square plus effective potential, और स्टेबल ऑर्बिट के लिए डेल U effective on del R is equal to 0 for bounded system del square U effective upon del R square is greater than 0, energy minimum M square upon 2 ML square। और वेरियल थ्योरम भी हमने पढ़ ली है। वेरियल थ्योरम क्या, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर n, सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज n by 2 times एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो इससे हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं। सो आखिर में हम कंक्लूजन कह सकते हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल सिंप्लीफाइज सेंट्रल फोर्स मोशन इनटू इक्विवेलेंट वन डायमेंशनल मोशन एंड एक्सप्लेन्स स्टेबल ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है, सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन करता है। अब वेरियल थ्योरम प्रोवाइड्स डीप रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन बाउंडेड सिस्टम। मींस वेरियल थ्योरम प्रोवाइड डीप रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी in bounded system. Both gravitational and electrostatic force are remarkable similarities because they are inverse square central forces. These concepts are fundamental in classical mechanics, astrophysics, quantum mechanics and atomic physics. So I hope कि हमने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में कंपैरिजन भी कर लिया, वेरियल थ्योरम भी समझ ली, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि हमारा थर्ड लेक्चर सेंट्रल फोर्स मोशन का था, बहुत अच्छे से ग्रेविटेशनल के बारे में भी, बेसिक ऑर्बिटल वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इनवर्स स्क्वायर लॉ, सबको बहुत डिटेल में मैं अच्छे से समझ लिया है। आई होप के लेक्चर में कोई भी डाउट्स नहीं आया हो, और अगर डाउट्स आया हो तो कमेंट सेक्शन में करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो। और कुछ भी आपकी तरफ से सजेशन हो या फिर कोई भी चीज जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँ, आप जो चाहते हो मैं उसको अपने लेक्चर्स वगैरह में ऐड कर लूँ, सो ऑलवेज वेलकम। आई एम ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव myself and always ready to learn। कोई अगर मेरे को कुछ भी सिखा रहा हो, I'm always ready to learn because no one is here perfect, but everyone try to make and approach towards perfectness। No one become perfect, but try to become as much as possible, right? So please like and subscribe my YouTube channel and share with all the friends who are preparing for any competitive examination of physics, related to it, any competitive examination of physics, so that I got more motivation for you to make more lecture for you. So we will meet very soon in the next lecture. Bye bye.